दिल्ली का पहला सुल्तान कोई बड़ा खानदानी रईस या शाही घराने का शख्स नहीं था, बल्कि ये गुलाम था। एक ऐसा गुलाम जो एक बार नहीं बल्कि दो दो बार बिका था। और हैरान करने वाली बात यह है कि ये गुलाम भला गुलामी से निकलकर बादशाह कैसे बन सकता है। लेकिन सच ये है कि दिल्ली का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक वास्तव में एक गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक वो गुलाम मुस्लिम शासक था जिसकी बनाई सल्तनत ने भारत में 600 सालों तक यानी 1857 के गदर तक मुस्लिम शासन की नींव रखी थी। एक गुलाम से एक सुल्तान तक उसका सफर संघर्ष, युद्धों और कूटनीति से भरी हुई यात्रा है। इसीलिए आज इसी गुलाम की कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं। कैसे उसने हिंदुस्तान आने से पहले गुलामी के दिन काटे, कैसे एक के बाद एक खरीद फरोख्त के सिलसिले में कुछ ऐसा होता है कि उसकी किस्मत खुलती है और हिंदुस्तान की गद्दी उसकी झोली में आ गिरती है। कैसे वो मोहम्मद गोरी का इतना खास बन गया कि गोरी ने खुद सुल्तान बनने की बजाय अपने गुलाम को कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का शासक बना दिया। ये सब जानेंगे इस वीडियो में, तो एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक साल 1206 में दिल्ली का सुल्तान बना। वो दिल्ली का पहला सुल्तान था और बड़ी बात है कि वो एक गुलाम था। इसीलिए जब वो सुल्तान बना तो ना ही उसने खुतबा पढ़वाया और ना ही सुल्तान की उपाधि अपनाई, और अपने नाम से उसने कोई सिक्का भी जारी नहीं किया था, क्योंकि वो अपने मालिक मोहम्मद गोरी की गुलामी से अभी भी आज़ाद नहीं था। उसको ये आज़ादी मिलती है साल 1208 में। तब जाकर उसने खुद को सुल्तान कहा और अपने नाम के सिक्के बनवाए। लेकिन दोस्तों, एक गुलाम सुल्तान कैसे बन गया, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक से पहले करीब 500 सालों तक भारत पर अरब और सेंट्रल एशिया से हमले हो रहे थे। इन हमलों में कोई कामयाब भी नहीं हो पा रहा था। मोहम्मद बिन कासिम से लेकर महमूद गजनवी तक और फिर मोहम्मद गोरी भी भारत पर हमला तो करता है, लेकिन एक परमानेंट रूल इस्टेब्लिश नहीं कर पाते ये लोग। फिर एक गुलाम ये कर पाने में कामयाब कैसे हो गया? इसके लिए हमें इतिहास में पीछे जाना होगा और कुतुबुद्दीन ऐबक की कहानी को जानना होगा। वो गुलाम कैसे बना और भारत कैसे पहुंचा। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म साल 1150 में मध्य एशिया के तुर्किस्तान में एक तुर्की परिवार में हुआ था। वैसे तो तुर्की भाषा में ऐबक का मतलब चंद्रमा का स्वामी या मालिक होता है, और कहा जाता है कि इस कबीले को ये उपनाम इसकी खूबसूरती के कारण मिला था। यानी कि इस कबीले के लोग, चाहे वो महिला हो या पुरुष, दोनों ही बहुत खूबसूरत होते थे। खैर, जहाँ कुतुब पैदा हुए वहाँ पर पहले गुलामों का ट्रेड का चलन था। उस दौर में दासों को अच्छी खासी ट्रेनिंग दी जाती थी और फिर उन्हें राजा के हाथों बेच दिया जाता था। ये गुलाम राजा के काफ़ी खास भी होते थे। पद्मावत मूवी अगर आपने देखी है तो उसमें अलाउद्दीन खिलजी का सबसे खास सेनापति मलिक कफूर एक गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक भी ऐसा ही एक गुलाम था। ये गुलाम वेस्टर्न वर्ल्ड से बहुत अलग होते थे। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में इतिहास की असिस्टेंट प्रोफेसर रहमा जावेद राशिद के हिसाब से मुस्लिम शासनकाल में गुलाम का कॉन्सेप्ट रोमन एम्पायर के बाइजेंटाइन गुलाम की कॉन्सेप्ट से बिल्कुल अलग था। यहाँ कई बार गुलाम अपने राजा के उत्तराधिकारी की हैसियत भी रखते थे। जैसे अगर आप बाहुबली मूवी देखें तो जो हैसियत कटप्पा की हुआ करती थी एक गुलाम के तौर पर, वैसे ही कुछ हैसियत कुतुबुद्दीन ऐबक की भी थी। उसके पास अपनी सेना भी थी और वो सेनाओं का कमांडर भी होता था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम के तौर पर आखिर मोहम्मद गौरी के दरबार में पहुंचा कैसे? तो दोस्तों, तुर्किस्तान में कुतुबुद्दीन ऐबक का परिवार रहता था। उनके परिवार ने कुतुबुद्दीन को एक व्यापारी के हाथों बेच दिया। फिर इस व्यापारी ने निशापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी को बेच दिया। अब्दुल अजीज की शरण में रहकर कुतुबुद्दीन ने मिलिट्री और इस्लाम दोनों की ट्रेनिंग और पढ़ाई की। कुतुबुद्दीन काफ़ी तेज थे, इसलिए जल्दी ही वो धर्म और मिलिट्री दोनों में एक्सपर्ट हो गए। तबकाते नासिरी नाम की इतिहास की किताब में मिनहाजुल सिराज ने लिखा है, कुतुबुद्दीन ने काजी फखरुद्दीन की सेवा के साथ उनके बेटों की तरह कुरान की शिक्षा हासिल की और घुड़सवारी, तीरंदाजी की भी ट्रेनिंग ली। इसलिए कुछ ही दिनों में वो माहिर हो गए और उनकी तारीफ हर जगह होने लगी। लेकिन दोस्तों, उनकी किस्मत अच्छी नहीं थी। फखरुद्दीन की जल्दी ही मृत्यु हो गई, जिसके चलते कुतुब के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। फिर काजी फखरुद्दीन के बेटों ने उसे एक बार फिर से एक दूसरे व्यापारी को बेच दिया। इस बार ये व्यापारी कुतुब को गजनी के गुलाम बाजार में लाया, जहां उसे अपना नया मालिक मिला, मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी कभी एक सेनापति हुआ करता था, लेकिन बाद में वो गोरी साम्राज्य का सुल्तान बन गया था। उसके पास कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे हजारों गुलाम थे, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के अंदर एक ऐसी खासियत थी जिसने उसे मोहम्मद गोरी के बेहद करीब ला दिया। इस खासियत को लेकर एक दिलचस्प कहानी है जो कि तबकाते नासिरी में ही मिनहाजुल सिराज ने बताई है।
वो लिखते हैं कि एक बार सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी अफगानिस्तान के शहर और अपनी राजधानी गजनी में हुनरमंद लोगों के हुनर को देख रहे थे और उनके प्रदर्शन से खुश होकर उन्हें इनाम दे रहे थे। उसी रात को उन्होंने अपने गुलाम दरबारियों को भी खूब सारा माल असबाब देकर उन्हें माला माल बनाने का वो काम कर रहे थे। लेकिन इन गुलामों में से एक गुलाम ऐसा भी था जिसने दरबार से बाहर आने के बाद अपना सारा इनाम अपने से कम हैसियत वाले तुर्कों, पहरेदारों, सफाई करने वालों, गुलामों और दूसरे काम करने वालों को दे दिया। इस दान से कुतुबुद्दीन की खबर आग की तरह फैल गई। सुल्तान को जब यह खबर पता चली तो उसके मन में इस दरिया दिल इंसान के बारे में जानने की इच्छा पैदा हुई। उसे लगा कि आखिर ये उदार व्यक्ति है कौन। सुल्तान को बताया गया कि ये उनका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक है। इस तरह ऐबक ने गोरी के दिल में जगह बना ली और वो सुल्तान के बेहद करीब आ गया। इस तरह एक काजी के घर गुलामी करने वाला गुलाम अब एक सुल्तान का दाहिना हाथ बनने चला था। गोरी ने ऐबक को अपने सबसे करीबियों में शामिल किया। ऐबक को सिंहासन और दरबार के बेहद इंपॉर्टेंट काम देने शुरू किए। जल्दी ही ऐबक का ओहदा साम्राज्य के सबसे बड़े सरदार का हो गया। गोरी ने उसे अमीर अखूर बनाया। अमीर अखूर का मतलब होता है शाही अस्तबल का दरोगा। यह पद बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था। एक अमीर अखूर के पास करीब 1000 घुड़सवारों की सरदारी होती थी। इस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक का प्रभाव बढ़ता चला गया। अपनी वीरता और अपनी वफादारी के चलते गोरी ने उसे अपना सेनापति बनाया। अब आप अच्छे से जानते हैं कि मोहम्मद गोरी लगातार हमले करता था। उसने मुल्तान, उच और लाहौर जैसे बड़े शहरों को अपना निशाना बनाया था और तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान से भी लड़ाई लड़ी थी। इन सभी लड़ाइयों में कुतुबुद्दीन ऐबक भी उसके साथ खड़ा था। यही वजह है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का कद लगातार बढ़ता चला गया। उसने गोरी की झोली में कई शहर गिराए थे। ऐबक ने 1193 में अजमेर और उसके बाद 4 हिंदू राज्यों सरस्वती, समाना, कहराम और हांसी पर विजय हासिल की और फिर कन्नौज के राजा जयचंद को चंदवार के युद्ध में हराकर दिल्ली को जीत लिया था। ऐबक के दम पर ही 1 साल के अंदर मोहम्मद गोरी का शासन राजस्थान से लेकर गंगा जमुना के संगम तक फैल गया था। यानी एक गुलाम के रूप में कुतुबुद्दीन को खरीदने का फैसला गोरी के सबसे सही फैसलों में से एक था। इसके बाद साल 1192 में जब तराइन की दूसरी लड़ाई हुई तब कुतुबुद्दीन ऐबक उनके सबसे खास सिपहसालारों में से एक थे। इस युद्ध में उसकी इंपॉर्टेंट भूमिका थी। तराइन की लड़ाई के साथ ही ऐबक को गोरी ने सभी युद्धों का अध्यक्ष बना दिया। दिल्ली और अजमेर के कब्जे के बाद ऐबक ने धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ाया और मुस्लिम शासन को संगठित किया। साल 1206 में जब गोरी की मृत्यु हुई तो ऐबक ने स्वतंत्र रूप से शासन करने का फैसला किया और खुद को दिल्ली का पहला मुस्लिम सुल्तान घोषित कर दिया। एक गुलाम जिसे 2 बार बेच दिया गया था, जिसने अपनी काबिलियत और कूटनीति के दम पर खुद को दिल्ली के सुल्तान के दावेदार के रूप में खड़ा कर दिया था। लेकिन इस सुल्तान के लिए अभी भी एक बड़ा चैलेंज बाकी था। दरअसल मोहम्मद गोरी की मृत्यु अचानक हुई थी, इसीलिए वो अपना वारिस किसी को नहीं चुन पाए थे और यही वजह थी कि उनके जीवन में उनका जो गुलाम जहां पर भी जिस भी पद पर तैनात था वो वहां का शासक बन गया था। लेकिन ऐबक को अपनी पूरी सत्ता चाहिए थी, इसलिए उसने खेल खेलकर खुद को मोहम्मद गोरी का वास्तविक उत्तराधिकारी बना लिया। देखिए, गोरी की मृत्यु के बाद उसके 3 उत्तराधिकारी थे जो अलग अलग जगहों के शासक बने। इन तीनों के नाम थे नसीरुद्दीन कबाचा जो कि मुल्तान का शासक बना, ताजुद्दीन यल्दोज जो कि गजनी का शासक बना और तीसरा शासक था खुद कुतुबुद्दीन ऐबक। हालांकि इतिहासकारों का मानना है कि एक चौथा गुलाम बख्तियार खिलजी भी था, लेकिन उसने खुद को इस झगड़े से अलग रखा और बिहार और बंगाल की ओर जाकर उसने खुद को वहां का शासक घोषित कर दिया। वैसे दोस्तों, ये वही बख्तियार खिलजी है जिनके ऊपर आरोप लगता है नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाने का। खैर, तीनों की लड़ाई में ऐबक की जीत हुई और इस जीत के चलते 25 जून साल 1206 को लाहौर के किले में ऐबक की ताजपोशी की गई। हालांकि हैरानी की बात है कि दिल्ली के पहले सुल्तान ने ना तो सुल्तान की उपाधि अपनाई थी और ना ही अपने नाम से उसने कोई सिक्का जारी किया था। सबसे बड़ी बात, उस दौर में जो खुतबा पढ़ाया जाता था जिससे पता चलता था कि सुल्तान की ताजपोशी हुई है, वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं पढ़वाया था। इसके पीछे इस्लामिक स्कॉलर मोइन अहमद निज़ामी बताते हैं कि यह इसलिए हुआ क्योंकि अभी भी सुल्तान बनने के बावजूद भी कुतुबुद्दीन ऐबक सिर्फ एक गुलाम था, उन्हें किसी ने आज़ाद नहीं किया था। फिर सुल्तान बनने के 2 साल बाद 1208 में वो गजनी की यात्रा पर गए और 40 दिनों की यात्रा के बाद उन्होंने खुद को मोहम्मद गोरी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और तब साल 1208 में उन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की। सुल्तान बनने के बाद ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया, जो उनके बाद इल्तुतमिश के दौर में जाकर तैयार हुई। ये दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है जिसमें 5 मंजिलें हैं और उन पर कुरान की आयतें खुदी हुई हैं।
उसी समय ऐबक ने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का भी निर्माण कराया, जिसके अवशेष या खंडहर अभी भी कुतुब मीनार के आसपास देखे जा सकते हैं। फिर अजमेर में जीत के बाद उन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया था। इसे नॉर्थ इंडिया की पहली मस्जिद कहा जाता है, जो आज भी मौजूद है और इसको लेकर हाल ही में कंट्रोवर्सी भी हुई थी। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक सिर्फ 4 साल सुल्तान रहा, लेकिन उसने अपनी इमेज को काफ़ी अच्छे से डेवलप कर लिया था। ऐबक को लाल बख्श कहा जाता था, जिसका मतलब था लाखों दान करने वाला। कहा जाता है कि दिल्ली में ऐसा कोई भी नहीं था जो ऐबक की दरिया दिली से अछूता रहा हो, लेकिन कुतुबुद्दीन बहुत दिनों तक रूल नहीं कर पाए और साल 1210 में उनकी मृत्यु हो गई। मिनहाजुस सिराज ने इस बारे में लिखा है कि जब मौत आई तो 607 हिजरी यानी कि 1210 ईस्वी में पोलो खेलते हुए कुतुबुद्दीन घोड़े से गिर गए। वो संभल पाते उससे पहले ही घोड़ा भी उस पर आ गिरा। इस बीच काठी के सामने का उठा हुआ हिस्सा उसकी छाती में घुस गया और उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, कुतुबुद्दीन को फिर लाहौर में ही दफनाया गया। आज भी उनका मकबरा लाहौर में मौजूद है, जहां लोग उन्हें देखने ज़रूर जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी थी एक गुलाम के सुल्तान बनने की, जिसने भारत में 500 सालों के मुस्लिम शासन की नींव रखी थी। उसका ये सफ़र आसान नहीं था, लेकिन उसने कभी भी हार नहीं मानी। इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक की कहानी सिर्फ एक गुलाम से सुल्तान बनने की नहीं है, बल्कि इंडियन हिस्ट्री में एक नए चैप्टर की शुरुआत की कहानी भी है। अब आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।